नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत चित्रांग आपके बीच पुनः हाजिर हूँ एमसीक्यू सेकंड ग्रेड बैच को लेकर के, जिसके अंदर हम जो अभी तक क्लासें हुई हैं हमारी 1 क्लास 2 और 3 क्लासें हो चुकी हैं और ये सेशन की ये चौथी क्लास है, जिसके अंदर हम निरंतर द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो हुई हैं उनके पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, और ये विशेषकर उपयोगी होने वाली है किसके लिए? एसएसटी के लिए, और अन्य भी जो देखना चाहें उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और हम पहले क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं इसमें, और पहला क्वेश्चन है आप सभी के बीच में, पढ़ें और बिल्कुल अच्छी तरीके से जवाब दें। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ग्रीनविच पर समय 6 बजे हैं प्रातः के, यानी 6 बजे का समय है, और तो किस देशांतर पर 11 बजे प्रातः एएम होगा। यानी सुबह के 6 एएम का समय हो रहा है और हमें लेकर के जाना है कहाँ तक? 11 एएम तक। ठीक है, जैसे मैंने ये माना कि ये हमारी जीएमटी लाइन है। कौन सी है? जीएमटी लाइन है। थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मैं पेज यूज़ कर लेता हूँ इस वाले को। ठीक है, तो क्या कहा था उसने कि आपकी जो जीएमटी लाइन है, जीएमटी लाइन पर तो कितना समय हो रहा है? तो सुबह के 6 बजे हैं। सुबह का कितने बजा है? 6 बजे। अब 11 बजे तक लाना है हमें। कितने बजे तक? 11 बजे तक। ठीक है, और हम देखते हैं कि जब हम पूर्वी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं तो समय हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा, और पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाएंगे तो हमेशा समय क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जब हमको पता है और हमको ये भी पता है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब 11 से अगर हम घंटे काउंट करते हैं तो 1 घंटे में कितने देशांतर पार करेगी? 15 घंटे। कितने घंटे पार करेगी? 15 घंटे। अब 6 के बाद में 7 बजेगा, 7 के बाद 8 बजेगा, 9 बजेगा और 10 बजेगा। मैं हालांकि इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा सा इसको देख रहे हैं। 6 के बाद में हमने 7 1 घंटा हुआ, 8 पर 2 घंटे हुए, 9 पर 3 घंटे हुए, 10 पर 4 घंटे हुए और 11 पर 5 घंटे, यानी कि हमसे 5 घंटे आगे का समय पूछा है। तो 5 के लिए हम क्या करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 15 से, क्योंकि 1 घंटे में 7 से 8 घंटे, 6 बजे से 7 बजे तक आने में इसको 15 देशांतर पार करने पड़ेंगे, यानी कि 1 घंटे का समय इसके अंदर लग जाएगा। ठीक है, तो 15 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके 60, 15 पंजे 75, तो क्या आ जाएगा? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा आ जाएगा? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि आपके किस देशांतर पर आपके 11 बजेंगे, तो किस पर बजेंगे? आपके 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक, आगे चलें। अगर पीछे जाना होता तो हम समय को क्या कर देते? घटा देते। आगे, यदि पृथ्वी की घूर्णन बंद हो जाए तो प्रभावित होगा। क्या दिन रात का बनना? बिल्कुल, दिन रात बनते हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही बनते हैं। दिन रात की अवधि में अंतर, दिन रात की जो अवधि के अंदर अंतर है, अगर घूर्णना ही बंद हो जाएगा तो इसकी अवधि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऋतुओं का बनना, ये परिक्रमण गति से संबंधित है। किससे है? परिक्रमण गति से संबंधित है। ठीक है, आगे आपके एक और ऑप्शन है, वो है क्या? आपके दिन रात, या सॉरी लास्ट वाला है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। बिल्कुल, जब पृथ्वी की घूर्णन गति बंद हो जाएगी तो जो आपके पिछली बार जो पिछली तरफ अपकेंद्रीय बल लगता है वो भी नहीं लगेगा। इसके सापेक्ष में कौन से सही हो जाएंगे? ए और डी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? सही कथन को चुनिए। सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान होती है। तो क्या हम जब अक्षांश रेखाओं को पढ़ते हैं तो भूमध्य रेखा से ऊपर की जानी ऊपर तक, तो क्या होता है? इनकी निरंतर जो अक्षांशीय परिधि है वो कम होती जाती है, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो इसकी परिधि है वो कम होती जाती है। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटते हैं? नहीं, सभी अक्षांश रेखा नहीं बांटते, सिर्फ 0 डिग्री है वो आपके 2 भागों के अंदर बांटती है। अब 90 डिग्री वाला कैसे बांटेगा? सभी दोनों भागों में। आगे, सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक समतल भूकेंद्र से गुजरता है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत है। आगे चलते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समस्त दूरस्थ पर होती हैं। तो बिल्कुल हाँ, जब हम अक्षांशों को पढ़ते हैं तो समान दूरी पर ये बनी होती हैं। तो इसके सापेक्ष में केवल डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम।
आगे कौन रोड असंतता किसके बीच विभाजन करती है, इनको हम पिछली कक्षा के अंदर अच्छे तरीके से इसको देख के आ गए, इसलिए हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। कौन रोड होती है वो आपके बाह्य पटल में आंतरिक पटल को, भूपटल व मेंटल को, बाह्य व आंतरिक मेंटल को, बाह्य व आंतरिक भूक्रोड को। तो किसको करती है आपके भूक्रोड को, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉनरेड, यानी कि इसमें कॉनरेड दे रखा है हमको, कोमोरेड, ठीक है। इसका सापेक्ष जवाब क्या हो जाएगा, बाह्य व आंतरिक भूपटल को, यानी कि जो आपका भूपटल है एक तो ऊपरी वाला और एक नीचे वाला, यानी ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट को अलग करेगा कौन से, आपके कॉनरोड असंतता, यानी डिसकंटिन्यूटी लाइन। आगे वैगनर के अनुसार एकांकी महाद्वीपीय पिंड को घेरे हुए महासागर का भाग का नाम क्या था। देखिए पेंजिया तो था स्थल भाग वाला, कौन सा था, स्थल भाग, ठीक है। और पैंथालासा था वो कौन सा था, जलीय भाग। तो क्या हमसे महासागर यही पूछा है, तो ऑप्शन 2 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। आगे है निम्नांकित में से कौन सा आकस्मिक बल नहीं है। भूकंप आकस्मिक बल होता है, ज्वालामुखी होता है, एवलांच होता है, लेकिन संपीड़न बल ये फोर्सेस क्या होता है आपके, आकस्मिक बल नहीं होता। सही जवाब क्या हो जाएगा, 2। आगे है निम्नांकित में से कौन से वायुमंडलीय संगठन में गैसों का कौन सा अवयव आयतन प्रतिशत का आरोही क्रम है। बताओ फटाफट से, इसमें कौन सा आरोही क्रम होगा। आरोही क्रम का मतलब हमें असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है, कौन सा ऑर्डर पूछा गया है, असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है। तो इसके सापेक्ष में जब अब हम बात करें, यानी कि छोटे से बढ़ता हुआ क्रम हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें कौन सा जवाब सही होगा, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 20% के समथिंग देखने को मिलती है, जबकि हमें ऑर्गन 0.3 के परसेंट और 0.03 के परसेंट हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। तो ऑप्शन जो 4 है वो इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। आगे पूछा है तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं, यानी कि तापजन्य वायुदाब पेटियां, 2 तरीके से पेटियां देखने को मिलती हैं हमें, एक तो तापजन्य और एक आपके गतिजन्य। देखिए तापजन्य होती है एक तो आपके भूमध्य रेखीय, कौन सी, भूमध्य रेखीय, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाती है आपके कौन सी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये गतिजन्य है। फिर इसके बाद में आ जाती है अधो ध्रुवीय उच्च दाब वायु पेटी, ये भी गतिजन्य है। इसके बाद में आती है आपकी कौन सी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये भी तापजन्य है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अलग पेन से आपको दर्शा देता हूँ कि तापजन्य पेटी कौन सी हो जाएगी, एक तो ये वाली यानी कि ध्रुवीय भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, और एक कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी अपनी कौन सी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। इसी प्रकार से सेम कंडीशन इस वाले गोलार्ध के अंदर रहेगी कि यह तो कौन सी हो जाएगी आपके उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, जो भी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी गतिजन्य। इसके बाद में आ जाएगी अधो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, कौन सी, सॉरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और लास्ट में आ जाएगी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 पेटियां तो किसमें कौन सी होती हैं, तापजन्य वाली, और 4 पेटियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो गतिजन्य वाली, ठीक है। गतिजन्य में याद रखेंगे सबसे पहले उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिण गोलार्ध में भी। जबकि अपनी गतिजन्य 3 ही है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, आपके ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, ठीक। यहाँ तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। हमें बताना है तापजन्य वाली पूछी है, तो भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी तापजन्य है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी आपके गतिजन्य है, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी आपके गतिजन्य है, जबकि ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी ये आपके तापजन्य है। तो ए और डी किस में है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे जलीय समीर चलती है। जलीय समीर का मतलब ये है, जैसे हमने स्थल वाला भूभाग माना और ये जलीय क्षेत्र माना, क्या माना, जलीय क्षेत्र। जलीय समीर का तात्पर्य है कि जल से स्थल की ओर गमन करेगी, कहाँ से, तो ये आपका जल है और जल से किधर चलेगी, स्थल की ओर चलेगी, ठीक है। अब स्थल की ओर कब चलेगी, ठीक है, स्थल की ओर कब चलेगी, तो ये चलेगी जब आपके दिन का समय होगा, कौन सा, दिन के समय, क्योंकि दिन के समय पर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और उसकी वजह से जो हवाएं वो ऊपर की ओर उठ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, हवाएं ऊपर की ओर उठ जाएंगी, और यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। जबकि इसकी अपेक्षा यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा,
टेम्परेचर कम होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। जब हाई प्रेशर से न्यून प्रेशर की ओर क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं। तो बिल्कुल इसके सापेक्ष में क्या जवाब हो जाएगा कि जल के समय, दिन के समय जल से स्थल की ओर चलने वाली जलीय समीर होती हैं, एक होती हैं स्थल समीर। अब रात्रि के समय यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हाई प्रेशर, टेम्परेचर कम होता है तो हाई प्रेशर अधिक हो जाता है। उसकी अपेक्षा जो जलीय भाग है उसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, क्योंकि जल देरी से गर्म होगा और देरी से ही ठंडा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके रात्रि के समय चलती हैं स्थल समीरें, ठीक है। तो यहाँ से याद रख लेना कि दिन के समय जल से स्थल की ओर समीर चलती है, उसे क्या कहते हैं, जलीय समीर कह देते हैं। आगे, विश्व में सर्वाधिक ज्वार पारस जिसमें पाया जाता है वह हडसन की खाड़ी, ब्रिस्टल की खाड़ी, चिग्नेटा की खाड़ी या फंडी की खाड़ी। तो विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार और दिन में 4 बार ज्वार आने का कहाँ पर आते हैं, तो फंडी के खाड़ी के अंदर आते हैं। निम्नलिखित कुछ में से सुमेलित नहीं है, तो बेंगुलारा शीत जलधारा बिल्कुल सही है, कनारी की गर्म जलधारा, अगोलास की गर्म जलधारा, पेरू व हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। इनमें से बताइए कि इनमें से कौन सा है कि जो सही सुमेलित नहीं है। तो बिल्कुल बेंगुला की जब जलधारा की बात करते हैं तो आपकी शीत जलधारा है, अगोलास की गर्म जलधारा है, पेरू हम्बोल्ट की शीत जलधारा है, लेकिन कनारी की आपकी गर्म जलधारा नहीं है, ठंडी जलधारा है। कैसी है, ठंडी जलधारा है, ठीक। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे अपने सामने एक तरफ नदी दी गई है, दूसरी तरफ उद्गम दिया गया है। एक नदी को दूसरी नदी के साथ में हमें मिलाना, जैसे हमसे सोन का पता है, हमें इनमें से किसी का भी पता नहीं है, तो भी हमको एक पता है कि भाई सोन का जो उद्गम स्थल होता है वो कौन से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, ठीक है। तो इसमें हमको देखना है कि बी में 3 कितनी जगह है, तो बी में 3, एक और ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, बी में 3 जगह है। चलिए, अब यहाँ पर बात नहीं बनेगी, दूसरा ट्रिक अपनानी पड़ेगी। फिर इसमें से एक आध का और पता करो अपन को। जैसे हम देखें कि दामोदर का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। आगे बात करें तो फिर 1 में 2, अच्छा 2 के अंदर है अभी भी। कावेरी की जब हम बात करते हैं तो कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, और गोदावरी निकलती कहाँ से, त्र्यंबकम के समीप से। कहाँ से गुजरती है, त्र्यंबकम के समीप से, यानी कि डी में 1 होना चाहिए और डी में 1 यहीं पर है, ठीक है। ऑप्शन 2 इसके सापेक्ष में खराब सही हो जाएगा। वापस से नदियों के उद्गम स्थल को आपको याद रखना है। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, भाई दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, और गोदावरी त्र्यंबकम के समीप से निकलती है, ठीक है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है, बताइए फटाफट से। ये भारत के सापेक्ष में डाटा पूछा गया है। तो भारत में तो टोटल कितने थे आपकी 82%, तो क्या हो जाएगा, ये पुरुष साक्षरता हो जाएगी, और महिला साक्षरता थी वो कितनी थी, 65.40%, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। याद रखना है कि पुरुष साक्षरता कितनी थी, 82.14, और महिला साक्षरता कितनी थी, 65.40%। आगे, हस्तांतरण भुगतान में सम्मिलित किए जाते हैं जीडीपी में, जीएनपी में, आपके एनडीपी में, या इनमें से किसी में नहीं। तो बिल्कुल जो हस्तांतरण भुगतान है वो इनमें से किसी, ना तो ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसके अंदर, या जो आपके एनडीपी है, जीएनपी है, किसी में शामिल नहीं किए जाते हस्तांतरण भुगतान, ठीक है। आगे, उपभोग व्यय एवं व्यक्तिगत बचत बराबर होती है व्यक्तिगत आय के, व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय के, निजी आय के, या इनमें से किसी के नहीं। बताइए फटाफट से किसके बराबर होती है। तो बिल्कुल व्यक्तिगत खर्च करने योग्य के बराबर होती है, कौन सी, उपभोग व्यय एवं व्यक्तिगत बचत बराबर होती है व्यक्तिगत के जो खर्च करने योग्य आय है उसके। आगे अपने सामने विशुद्ध निवेश होता है, विशुद्ध निवेश होता है तो क्या होता है आपके, सकल निवेश में से पूंजी में अप्रत्याशित नुकसान, सकल निवेश में से प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूंजी हानि, सकल निवेश में से मूल्यह्रास। तो बिल्कुल आपके शुद्ध निवेश क्या होता है, सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटाना। एक व्यक्तिगत आय 50,000 है और व्यक्तिगत आयकर 2,000, उपभोग 42,000 है, व्यक्तिगत ब्याज भुगतान 2,000 है, और व्यक्तिगत बचत 4,000 है। तो खर्च योग्य आय बचेगी, तो कितनी बचेगी इसमें खर्च योग्य आय, तो वो बचेगी कितनी आपके 48,000। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा।
पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है। पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है क्योंकि लोग जो चाहते हैं उसका चुनाव करना मुश्किल है। लोगों की आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित हैं। चुनाव लोगों को तर्कसंगत बनाता है और कीमत लोगों की पसंद पर निर्भर करती है। तो पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है। तो क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोगों की आवश्यकताओं की तुलना में जो साधन है वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं। यानी कि 2 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे चले अपन। निम्न में से किस क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा उपयोगी है? मौद्रिक नीति में, विनियोग नीति में, कर नीति में या उत्पादन के साधनों का प्रतिफल निश्चित करने में। तो उपभोक्ता की बचत की जो अवधारणा उपयोगी है वो किस में शामिल होती है हमें उपयोगी होती है? तो वो कर नीति में। किस में? कर नीति में। इसके सापेक्ष में क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब कौन सा सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस बताता है कि अन्य चर निर्भर चर को प्रभावित करते हैं, अन्य चर स्वतंत्र चर को प्रभावित करते हैं और निर्भर चर को प्रभावित करने वाला अन्य चरों का मूल्य अपरिवर्तित रहता है। मांग और पूर्ति दोनों स्थिर और संतुलन में है। तो इसमें से बताना है कि हमें सेटेरिस पेरिबस क्या बताता है। सेटेरिस पेरिबस बताता है कि जो निर्भर चर है, निर्भर चर को प्रभावित करने वाले अन्य चरों का मूल्य अपरिवर्तित रहता है। यानी कि 3 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। आगे है मुद्रा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? कि भाई मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। और इसमें से आपके जो बोर्ड था उसने कहा कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो ये बता सके कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक है, मैंने भी कह दिया अब 1-2 बार तो। ठीक है, कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मेरा भी नाम लिख देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतः संबंध कहलाता है। देशों के बीच तीव्र एकीकरण हो रहा है और अंतर संबंध हो रहा है तो निजीकरण कहलाएगा, उदारीकरण कहलाएगा, समाजीकरण या वैश्वीकरण कहलाएगा। तो यह प्रक्रिया मानी जाएगी किसके नाम से? ग्लोबलाइजेशन के नाम से। किसके नाम से? जब देशों के बीच में तीव्र एकीकरण यानी एकता उत्पन्न हो रही है और उनके अंतर संबंध यानी कि उनके एक दूसरे के मध्य अंतर संबंध स्थापित हो रहे हैं। तो ये किस में होता है? तो आपके वैश्वीकरण में। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सहकारी एवं सहायक क्रिया क्षेत्र एवं विदेशी क्षेत्र। बताइए फटाफट से। तो इसके लिए कृषि एवं उसकी सहायक क्रिया वाला क्षेत्र है वो क्या है? अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। व्यापार की नई विदेश भारत की नई विदेश व्यापार नीति की अवधि है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 1 वर्ष। फटाफट से, ये पुराना क्वेश्चन है 2016 का, इसमें था उनका 5 वर्ष। ठीक है, आगे भारत की 12वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका उद्देश्य था कि तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी वृद्धि। ठीक है, ये 2016 से थोड़े से करंट से रिलेटेड थे, अब वर्तमान से रिलेटेड रखने हैं आपको। निम्न में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित नहीं है? क्या विदेशी विनिमय भंडारों का प्रबंधन, जमाओं को स्वीकार करना, विदेशी व्यापार को वित्त पोषित करना, साख का सृजन करना। तो क्या है जो वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित नहीं है? तो विदेशी विनिमय भंडारों का प्रबंधन करना, ये इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे आपके सामने साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन थे? लासवेल, ईस्टन, आमंड या पार्सन्स। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हेरोल्ड डी लासवेल थे जो आपके साइकोपैथोलॉजी एवं पॉलिटिक्स के लेखक थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नांकित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता? राजनीतिक सिद्धांत के जो पतन है उसमें विश्वास नहीं करता। ईस्टन, बर्लिन, डाहल या कोम्बा। बताइए फटाफट से कौन था? तो जो आपके आइजिया बर्लिन थे। कौन? आइजिया बर्लिन। वो आपके राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करते थे। ठीक, ये परिभाषाएं वो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। निम्न में से किस प्रकार की वैधता को मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्यों के लिए उपयुक्त माना है? परंपरागत को, करिश्माई को या आपके कानूनी तर्क संगत वैधता को या अतीन्द्रिय वैधता को। तो किसको माना था?
आपके मैक्स वेबर ने। तो मैक्स वेबर ने माना था कि जो आपकी कानूनी तर्कसंगत वैधता है उसके लिए उपयुक्त माना था। किसके लिए? एक राज्य के लिए। आगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? 13, 12, 14, 32। 32 में देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यहाँ पर समता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। 13 में आपकी न्यायिक पुनर्लेखन शब्द का है, और लेकिन 12 के अंदर, अनुच्छेद 12 के अंदर हमें राज्य शब्द की परिभाषा देखने को मिलती है, वही देखने को मिलती है हमें 36 के अंदर। ठीक है। आगे आ जाइए। एक तरफ दिए गए हमें अधिकार और दूसरी तरफ हमें उनके अनुच्छेद दिए गए हैं, हमें उनसे मिलाना है। ठीक है। अच्छा, मिलाना है, चलिए मिलाते हैं पहले, फिर कूट बाद में देखेंगे। पहले समता का अधिकार। भाई समता का अधिकार की हम बात करते हैं तो पहला ही अधिकार हमें कौन सा मिलता है देखने को? 14 से 18 तक। 14 से 18 तक देखने को मिलता है कौन सा अधिकार? तो समता का अधिकार। ठीक है। तो समता के अधिकार की जब हम बात करें तो समता का अधिकार किसके अंदर आ जाएगा? बिल्कुल 14 से 18 के अंदर हमें देखने को मिलता है क्या? समता का अधिकार। ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार किस में आ जाएंगे? 32 में, यानी कि 2। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? 3। ठीक। आगे स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो 1922 से देखने को मिलता है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 19 से 30 के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 4। ठीक। तो 3, 1, 4, 2। चलिए आगे चलते हैं। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन ए है इसके सापेक्ष में करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक। आगे, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिष्ठापित हैं। भाग 4 ए के 51 में, भाग 4 51 के में, भाग 4 ख 51 में और भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में। बताइए फटाफट से किसके अंदर है जो मूल कर्तव्य हैं? देखिए मूल कर्तव्यों की बात करते हैं तो आपके कितने मूल कर्तव्य थे? कितने मूल कर्तव्य? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। प्रारंभ में कितने जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। एक जोड़ा गया था आपके कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये क्या था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए आपके माता पिता का कर्तव्य होगा कि विद्यालय के लिए भेजें। बाद बाकी आपके 42वें संविधान संशोधन से 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए थे कितने? 10। और ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की पर। किस पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लेकिन इन्होंने कितने जो मौलिक कर्तव्य बताए थे तो 8 बताए थे, लेकिन जोड़े कितने थे? 10। ठीक है। तो याद रखना कि 42वें संविधान संशोधन जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 1976 इंदिरा गांधी जी के समय ये होता है। सरदार सिंह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपके मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। और एक जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसके अंदर प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। तो देखिए जब हम बात करते हैं भाग 4 में तो आपके कौन से देखने को मिलते हैं? भाग 4 में देखने को मिलते हैं नीति निर्देशक तत्व, जिनका उल्लेख मिलता है कहाँ से? 36 से 51 तक। ठीक है। और 51 में जो आपके है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को लेकर के बातें मिलती हैं। तो भाग 4 51 के भाग 4 में नहीं हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा कि भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? मूल कर्तव्य देखने को मिलते हैं। एक और क्वेश्चन जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है वो ये है, क्या मूल संविधान के अंदर मौलिक ये मूल कर्तव्य थे? तो जवाब क्या होगा आपका? यस या नो। इसका कमेंट में जवाब देना। क्या संविधान के जो मूल संविधान था, मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे या नहीं थे? अब आपकी सोच देखता हूँ मैं, हालांकि मैंने सब अभी बता दिया आपको विवरण करके। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा ही है तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही है? यानी कि ऐसे कौन से कथन है जो भारत के राष्ट्रपति के बारे में सही है, वो हमको बताना है। क्या भारत राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं? ये बात तो यहाँ तक सही थी कि राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है, लेकिन संसद के सभी नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन से? निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। तो ये कथन तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल बनाते हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। बिल्कुल, आपके संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और जो आपके विधानसभाएं, विधानसभा के भी कौन से निर्वाचित सदस्य हैं वो निर्वाचक मंडल बनाते हैं और वही आपके क्या करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है यहाँ तक।
आगे हम बात करें उसके निर्वाचन में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। बिल्कुल, दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभाओं के सदस्य हैं वो भी इसके अंदर भाग लेते हैं। आगे है एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और गुप्त मतदान लागू होता है। ये इनके चुनाव की पद्धति है कि एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण पद्धति के माध्यम से इनका जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से गुप्त मतदान लागू होता है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे कि आपके सिंगल ट्रांसपेरेंट वोटिंग क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, तो अभी इसके सापेक्ष में कौन सा एक गलत हो जाएगा, बाकी 2 3 4 सही है। 2 3 4 किस में है, एक गलत है, 4 गलत है, 4 गलत है, ऑप्शन 4 इसके सापेक्ष में सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के सवालों को हल करने के लिए प्रशासनिक संवैधानिक प्रावधान है। तो कौन सा है, क्या अनुच्छेद 247 है, 52 है, 53 है या 54 है। जब देखिए क्या कहा गया है, राज्य और आपके केंद्र के अंदर, राज्य और केंद्र के अंदर यानी कि संसद के द्वारा और किसी राज्य के अंदर बनाई गई विधियों में अगर टकराव पैदा होता है तो इसका हमें जो वर्णन देखने को मिलता है कौन में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 254 के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा और ये सभी आपके केंद्र राज्य से संबंधित अनुच्छेद हैं। आगे, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब क्या होता है, तो वो ये होता है जैसे ये कोर्ट है कोई, ये सुप्रीम कोर्ट है, हमने माना सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 33 + 1 34 ये हमारे वर्तमान में क्या है, कोरम या गणपूर्ति है कि भाई इतने होने चाहिए। 33 तो न्यायाधीश और एक आपके मुख्य न्यायाधीश। अगर ये गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही है तो वो किसी हाई कोर्ट से जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए योग्यताएं रखते हैं उसके लिए वहाँ से क्या बुला लेंगे, अपने यहाँ पर न्यायाधीश बुला लेंगे। तो इन्हीं न्यायाधीशों को हम बोलते हैं क्या, तदर्थ न्यायाधीश। और इनका जो उल्लेख देखने को मिलता है किसमें मिलता है, अनुच्छेद 127 के अंदर। 3 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ से एक और रख लेना आप यार, 129 में कहा गया है कि जो कोर्ट है वो अभिलेखीय न्यायालय होगा। कैसा होगा, अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभी समय अधिक हो जाएगा, नहीं बाद बाकी इसके प्रत्येक अनुच्छेद पर हम बात कर ही लेते। अगर आप कंफर्टेबल हों तो मैं थोड़ा थोड़ा सा एक एक अनुच्छेद को हम दोहरा लेते हैं फटाफट से कि कौन से अनुच्छेद के अंदर क्या लिखा गया है। ठीक है, तो जैसे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अनुच्छेदों को लेकर के। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है क्या, आपको याद रखना है ये कि जो हमारा आर्टिकल 124 है, कौन सा, आर्टिकल 24 के अनुसार क्या कहा गया है कि भारत का, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लें फिर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आर्टिकल 124 का कहता है कि भारत में एक क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और इसकी पहले थी 1 + 7 लेकिन वर्तमान में कितनी है, 33 + 1 यानी कि 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। पहले 8 ही थे। ठीक है, जब स्थापना हुई थी उस समय। ये हम 124 आर्टिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं से लेकर हमारे क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट शुरू होता है कहाँ से, 124 से लेकर के 147 तक, 124 से 147 तक। ठीक है, तो ये कहा गया था 124 में तो कि सुप्रीम कोर्ट में आपके इसकी संरचना या एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, जिसकी नियुक्ति है वो आपके किसके द्वारा करेंगे, आपके राष्ट्रपति द्वारा करेंगे। जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करेगा, नहीं। तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी सलाह से ये नियुक्ति की जाएगी। उसके लिए योग्यताएं भी हम पढ़ेंगे। तो ये तो किस में कहा गया था, 124 में। फिर हालांकि बाद में इसके लिए कई बात देखने को मिलते हैं, जैसे फर्स्ट जो न्यायाधीश बाद होता 1982 वाला, इसके अंदर जो, इसको पढ़ी लो आप। ठीक है, दो बात देखने को मिलते हैं। पहला होता है कौन सा, तो आपका होता है 1982 में फर्स्ट न्यायाधीश बाद। इसके अंदर क्या कहा गया था, इसके अंदर ये एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ था, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, क्योंकि जजमेंट से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ पहला न्यायाधीश बाद था 1982। इसमें कहा गया था कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है भाई साहब। यानी कि वो भले से किसी को कहें लेकिन वो इनकी बात मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है।
और ये किसकी सलाह से नियुक्त करेंगे, तो मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्त करेंगे। ऐसा तो किस में कहा गया था, फर्स्ट न्यायाधीश बाद में, ठीक है। आगे हुआ सेकंड न्यायाधीश बाद, कौन सा, सेकंड न्यायाधीश बाद। इस सेकंड न्यायाधीश बाद जब हुआ था, तब हुआ था कब, 1993 में, ठीक है। इस 1993 के न्यायाधीश बाद में कहा गया था कि जो अपना पहले निर्णय दिया था उसको पलट दिया, कि भाई क्या अनुसार निर्णय दिया था कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह है वो बाध्यकारी नहीं होगी। अब कह दिया कि जो मुख्य न्यायाधीश आपके सलाह देंगे वो क्या होगी, बाध्यकारी होगी, आपको माननी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे इसी में कहा गया था कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उन्हीं में से क्या बनाया जाएगा, आपके मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो ये सेकंड आपके किसकी है, न्यायाधीशवाद की बात देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये 2 जजमेंट भी आप याद रख लेना। इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने पुणे आर्टिकल पर 125 में लिखे गए हैं इनके वेतन की बात करें। मुख्य न्यायाधीश का CGI का होता है कितना, तो 2,80,000, ठीक है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका कितना होता है, 2,50,000 उनका वेतन देखने को मिलता है। बाद बाकी जब हम बात करते हैं तो पेंशन इनको 50% दी जाएगी अपने वेतन से, 50%, ठीक है। और बाद बाकी जो भारत की संचित निधि है, भारत की संचित निधि से इनको ये वेतन दिया जाता है, ठीक है। आगे भाई बात करें हम नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा कौन सा, 125, 126 में। 126 में अभी हम देख के आए थे क्या, एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से तात्पर्य क्या है कि राष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति नियुक्त करके दे कि भाई आपके ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है, या फिर जब पद रिक्त हो जाए, कार्यकारी न्यायाधीश का मतलब ये है कि जो वर्तमान न्यायाधीश थे या तो उनकी तबीयत खराब हो जाए या अचानक उनकी मृत्यु हो जाए या अन्य कोई ऐसा कारण हो जाए जिसकी वजह से वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कार्य नहीं करवा रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आपके एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। इसको नियुक्त कौन करेगा, तो आपके राष्ट्रपति। किस में लिखा गया है, अनुच्छेद 126 में। 127 की बात करें तो 127 में हम आपके देख के आए थे कौन से, तदर्थ न्यायाधीश, और उनके लेकर के हम बात कर चुके हैं। 128 की बात करें तो 128 के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, किसकी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कर सकते हो। जैसे ज़रूरत पड़ गई तो आपको अगर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की आवश्यकता है तो आप उनकी नियुक्ति कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट में, ये क्या है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को आप नियुक्त कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको, ठीक है, कि उसकी जो योग्यता है वो या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष वो योग्यताएं रखता हो वो व्यक्ति, और जो पहले है वो सुप्रीम कोर्ट के हम CGI से अनुमति लेंगे कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लगाए जा रहे हैं। साथ ही जिस न्यायाधीश की आप नियुक्ति कर रहे हैं उससे भी परमिशन लेना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि भाई उसको बोल दिया कि नहीं भाई साहब कल झोला छापड़े लेकर के आ जाओ तुम और कल से तुम्हें यहाँ पर काम लगाया गया है, ऐसा नहीं। और उनके बेटे की शादी है तो वो आने से मना भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 128 यही कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के किसी भी जज को आप कहाँ पर ला सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हो, ठीक है। और उसका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 2 वर्ष। ये कौन बता रहा है हमें, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, 128। आगे हम बात करें 129 को लेकर के। 129 के अंदर कहा गया है आपके, बिल्कुल 129 के अंदर क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है कि ये अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय से क्या होता है कि इसके जो निर्णय हैं, इसके निर्णय हैं वो हाई कोर्ट को और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय को मान्य होंगे। क्या होंगे, मान्य होंगे। और जब भी कोई ये फैसला लेंगे तो इसी को आधार बना करके, जो हाई कोर्ट ने अगर ऐसा कोई फैसला दे रखा है तो इसी को आधार बना करके ये फैसला अपना देंगे, ठीक है। बाद बाकी अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये न्यायालय की अवहेलना मानी जाएगी और उस पर दंड भी लगाया जा सकता है, 6 महीना की जेल या 2000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। कौन कह रहा है, 129। आगे चले अपन 130 में। 130 में कहा गया है, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर कोई नहीं, आज राष्ट्रपति तुम्हारा कंप्लीट भी हो जाएगा, अपने उच्च न्यायालय। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कौन होगा, तो इसमें जैसे अपने दिल्ली के अंदर क्या है, अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय है, ठीक है। और अन्य पीठ के लिए निर्धारण, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के स्थान का है जानकारी कौन सा देता है हमें, आर्टिकल 130, ठीक। आगे बचा है अपने सामने आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 कहता है कि आरंभिक अधिकारिता,
क्या बताता है? आरंभिक अधिकारिता, कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी आरंभिक अधिकारिता क्या होगी। ठीक है, तो उसकी पहली अधिकारिता होगी कि अगर किसी राज्य वर्सेज राज्य का मुकदमा है तो सीधे कहाँ पर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, राज्य वर्सेज केंद्र का मुकदमा है, राज्य वर्सेज केंद्र का, तो भी कहाँ जाएगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ आरंभिक अधिकारिता हैं जो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। लेकिन ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं होंगी जो कि संविधान से पूर्व के हैं, या नदी का जल समझौता है, संधि है, विवाद है, वो संविधान पूर्व के हैं, तो उन पर आपकी सुनवाई इस क्षेत्र के अंदर नहीं की जाएगी। ठीक है, साथ ही आपके अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है उसकी सुनवाई नहीं होगी। साथ ही आप याद रख सकते हो क्या कि जो वित्त आयोग को सौंपे गए मामले हैं उनकी सुनवाई नहीं होगी। साथ ही आपको वाणिज्यिक प्रकृति के मामले हैं उनकी सुनवाई नहीं होगी, और आपके व्यय व पेंशन से संबंधित मामले हैं उनकी सुनवाई भी इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो ये थोड़े से यह चीज़ें हैं जिन पर आप सुनवाई नहीं कर सकते और इन पर आप सुनवाई कर सकते हो, यानी कि आरंभिकता अधिकारिता इसके अंदर बताई गई है। ठीक है, फिर हम देखते हैं बाद में कि जो, हाँ बिल्कुल, एक और याद रख लेना यहाँ से मोस्ट है कि जो आपके कौन, एक तो राष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति, इन दोनों के मामले भी सुन सकते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इनके मामले की सुनवाई भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, फिर बाद में क्या करते हैं कि अपीलीय न्यायालय होते हैं, जैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करना। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में 3 प्रकार के मामले अपीलीय मामले होते हैं। जैसे हाई कोर्ट का कोई मामला था वो सुप्रीम कोर्ट पर भेज दिया, और इसमें आपके अपीलीय न्यायालय यानी कि अपील करते हैं, और ये आपके अपीलीय कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। पहला तो कौन सा होता है? आपके संवैधानिक मामले। ठीक है ना, संवैधानिक मामले। दूसरा हो जाएगा कौन सा? दूसरा हो जाएगा आपके सामने दीवानी मामले। तीसरा हो जाएगा आपके सामने कौन सा? वो हो जाएगा आपराधिक मामले। ठीक है, ये 3 प्रकार के अपीलीय मामले हैं जिनको आप क्या कर सकते हो? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हो। संवैधानिक न्यायालय की बात करें तो इसका आर्टिकल मिलता है 132, इसका मिलता है 133, इसका मिलता है आपके 134। ठीक है, ये लाइन से बने हुए हैं। संवैधानिक मामले क्या होते हैं? जैसे हाई कोर्ट स्वयं प्रमाणित कर दे, या फिर संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, संविधान की व्याख्या से संबंधित, या हाई कोर्ट स्वयं इसको प्रमाणित कर दे। दीवानी मामले के अंदर बात करें तो इसके अंदर अगर किसी लोक महत्व का विषय है, किसका? लोक महत्व का विषय है, और जो कि लोक महत्व का विषय भी किससे है? संविधान की व्याख्या से, तो भी सीधे कहाँ पर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में आता है अपना कौन सा? आपराधिक मामले। आपराधिक मामले में या तो हाई कोर्ट है वो लिख करके दे दे कि भाई अब इसकी सुनवाई आप कहाँ पर करवाओ? सुप्रीम कोर्ट के अंदर करवाओ। ठीक है, या फिर दूसरा यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी को बरी कर दिया, लेकिन आपकी हाई कोर्ट ने उसको सज़ा सुना दी 7 वर्ष से अधिक की, तो भी वो मामला कहाँ पहुँच सकता है? सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकता है। ठीक है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया हो और 10 वर्ष की सज़ा सुना दी, 10 वर्ष की सज़ा सुना दी उसे, और स्वयं संज्ञान लिया हो, तो भी वो कहाँ पहुँच सकता है? आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँच सकता है। तो ये 3 प्रकार के न्यायालय थे आपके, जिनमें अपीलीय न्यायालय के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है। आर्टिकल 132 के तहत संवैधानिक मामले, आर्टिकल 133 के तहत दीवानी मामले, और 134 के तहत आपराधिक मामले। ठीक है, आगे चलें आगे हम बात करें, आगे होगा आपके सामने एक और याद रख लेना, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, इसके तहत 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। क्या? 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपने सामने 136। कौन सा? 136। चलो 135 कर ही लो पहले, नहीं तो वो क्रम बिगड़ जाएगा तुम्हारा। 135 में कहा गया है कि संघीय न्यायालय की सारी शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के पास होंगी। संघीय न्यायालय की जो सारी शक्तियां हैं वो किसके पास होंगी? तो सुप्रीम कोर्ट के पास होंगी। 136 के अंदर कहा गया है कि विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय के या अधिकरण निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है? ये किसी भी न्यायालय के विरुद्ध अपील का अधिकार प्रदान करता है। ये आर्टिकल हमें कौन सा बता रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी अपील के विरुद्ध हमें
क्या करता है, या किसी भी हाई कोर्ट की अपील के विरुद्ध हमें ये अधिकार देता है कि हम उसकी सुनवाई कहाँ करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। कौन कह रहा है, 136, ठीक है। आगे वहीं 137 की बात करें तो 137 के अंदर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की पुनः समीक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट है वो अपने निर्णय की क्या कर सकता है, पुनः समीक्षा कर सकता है, ठीक है। आगे चलिए, 137 हो गया हमारा। अब 138 की बात कर लेते हैं। 138 के अंदर कहा गया है कि संसद, क्या कहा गया है कि संसद सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। जो अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें बढ़ोतरी कर सकने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है, ठीक है। और साथ ही जो संघ सूची विषय पर, संघ सूची विषय पर, और साथ ही क्या कि राज्य व संघ व राज्य के मध्य समझौता, संघ व राज्य के मध्य समझौता पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। कौन कह रहा है, 138। 139 की बात करें, 139 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि संसद सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। रिट अधिकारिता में क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। कौन कह रहा है, 139, ठीक है। भाई आपके 139 ए भी बनाया गया है। 139 ए ये कहता है क्या कि कुछ मामलों का स्थानांतरण, कुछ मामले हैं उनका स्थानांतरण कर सकता है। कैसे, जैसे हाई कोर्ट के मामले हैं, हाई कोर्ट के मामलों को सीधे सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं, ठीक है। साथ ही जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का मामला था उसे हाई कोर्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थानांतरण का उल्लेख किस में मिलता है हमें, 139 ए में, ठीक है। आगे बात करें 140 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। यानी कि जो आपके लॉ से संबंधित सभी न्यायालय हैं उस पर, हाँ बिल्कुल, इसके द्वारा बनाया गया कानून, सीधा सा याद रखना कि इसके द्वारा बनाया गया कानून है वो अन्य सभी कोड हों, अधीनस्थ कोड हों, उन सभी पर क्या हो, लागू होगी या बाध्यकारी होगी। 141 की बात कर लेते हैं। 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के, अच्छा 141 हो गया था, 142 सॉरी, 142, ठीक है। 142 से पहले तुम 143 को पढ़ो, ठीक है। 143 के अंदर क्या है, 143, 42 नहीं, 143 पढ़ो पहले, 143, ठीक। 143 के अंदर कहा गया है क्या कि परामर्शदात्री अधिकारिता, ये परामर्शदात्री अधिकारिता क्या होती है, तो परामर्शदात्री अधिकारिता की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर कहा गया है क्या कि सुप्रीम कोर्ट है वो आपके राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है, किसमें, विधि व व्यापक विषय से संबंधित किसी भी मामले में ये अपनी सलाह दे सकता है। और कार्यपालिका के कार्यों का पुनरावलोकन भी कर सकता है। याद रखना कि कार्यपालिका के कार्यों का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के तहत, 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, ठीक है ना, विधि से संबंधित या व्यापक कोई निर्णय है उससे संबंधित, ठीक है। 143 हमें ये बताता है। एक और जो याद रखना है 144 में कहा गया है कि सिविल तथा न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। क्या कहा गया है कि जो आपके सिविल है और साथ में कौन, सुप्रीम कोर्ट, सिविल तथा न्यायिक अधिकारी, सिविल वाले और एक न्यायिक अधिकारी किसके तौर पर काम करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। कौन कह रहा है, तो आपके 144 ये कह रहा है, ठीक है। लास्ट 145 कहता है हमसे क्या कि सुप्रीम कोर्ट अपने नियम विनियम स्वयं बनाएगा। कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कानून है तो वो कौन बनाएगा, स्वयं सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियम विनियम किस में देखने को मिलते हैं, तो 145 के अंदर देखने को मिलते हैं। 146 जैसे नियम विनियम से क्या है कि आपके संवैधानिक मामलों के लिए संवैधानिक पीठ का निर्माण करना है, खुले में निर्णय करना है, कैसे निर्णय करना है, ये स्वयं कौन, सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा। 146 के अंदर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी हैं और सेवकों की नियुक्ति अधिकारी व सेवकों की नियुक्ति कौन, सुप्रीम कोर्ट में आपके जो CJI हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, और उनके साथ में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, ये मिलकर के क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, ठीक है।
आगे 147 और हमारा लास्ट अनुच्छेद बच रहा है कौन सा, निर्वाचन, यानी कि इसके निर्वाचन से संबंधित क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन सी विधि अपनाई जाएगी। तो वर्तमान में कौन सी अपनाई जाती है, कॉलेजियम पद्धति को अपनाया गया है। एक आया था आपके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको संविधान ने पूर्णतः समाप्त कर दिया था, ठीक है, किसको, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति को। तो ये थी बातें किसको लेकर के, राष्ट्रपति को लेकर के, और राष्ट्रपति को लेकर के, सॉरी राष्ट्रपति का नाम बड़ा याद आ रहा है मुझे, हाँ, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के यानी उच्चतम न्यायालय को लेकर के 124 से हमने 147 अनुच्छेदों को भी देख लिया फटाफट से, ठीक है ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये हो गया था, तो किस में कहा गया था कि आपके भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में नियुक्त किया गया था कि तदर्श न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। तो इसका सही जवाब हमने क्या देखा था, तो वो देखा था आपके 127। चलिए नेक्स्ट, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या आपके नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए सभी सार्क नेताओं को आमंत्रित किया था? ओके सर, हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने सभी सार्क नेताओं को कहा था कि आ जाइए और आकर के हमारे शपथ ग्रहण में समारोह में सम्मान होइए, हमने आपके लिए लड्डू बाटी का इंतज़ाम करवाया है। पानी पीना ज़रूरी है, नहीं मोदी जी गुस्सा हो जाते हैं ना। आगे, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री का पद धारण करने वाली पहली महिला नहीं है। तो भैया पहली महिला थी वो, ये गलत हो जाएगा। बराक ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने। भाई साहब सही है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया था। सही है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को इनके द्वारा शुरू किया था। यानी गलत बताना था तो सुषमा स्वराज वाला गलत हो जाएगा, ठीक। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से किस आम निर्वाचन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? 99, 9, 14, 4 बताओ फटाफट से भाई साहब, ये तो सबको ही पता होगा कि कब किया गया था। तो पहली बार किया गया था 99 में। कब? 99 के अंदर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है अपने सामने, किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स संस्था कहा जाता है? बताइए फटाफट से, कौन सी है? क्या IMF और विश्व बैंक है उनको कहा जाता है? नया विकास बैंक और एशियाई विकास बैंक को कहा जाता है? इस्लामिक विकास बैंक और एशियाई विकास बैंक को कहा जाता है? या विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपकी जो IMF है, IMF और विश्व बैंक को, वर्ल्ड बैंक को, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स संस्था कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने या निकालने की शक्ति प्राप्त है? संसद को है, भारत के राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, एजाज आयोग को है? बताओ फटाफट से किसको है? तो ये शक्ति किसको प्राप्त है? तो भाई साहब एक ही आदमी है कि किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करना है, तो आपके किसको है? संसद को है, ठीक है। लेकिन किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जो हमारे बोलते हैं ट्राइबल क्षेत्र है, घोषित करना, ये अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। निम्न में से या इनमें से कौन सा समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अनुभाविक विज्ञान है? बताओ फटाफट से, जो वास्तविक प्रकृति के संबंध में सही नहीं है। तो भाई साहब समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, यानी सोशोलॉजी इज ए कॉन्क्रीट साइंस, तो यो गलत है। बाद बाकी समाजशास्त्री एक विशुद्ध विज्ञान है, बिल्कुल है। समाजशास्त्री एक अमूर्त विज्ञान है, बिल्कुल सही है। और एक अनुभाविक विज्ञान है, बिल्कुल, ये सभी के सभी सही। इनमें से समूह की कौन सी एक विशेषता का उल्लेख बीरेस्टेड ने अपनी पुस्तक दी सोशल ऑर्डर में? सबसे पहले तो याद रखना, दी सोशल ऑर्डर किसकी पुस्तक है? तो बीरेस्टेड की है, ठीक है। इसमें नहीं किया है लघु आकार का, समता की चेतना का, सामाजिक अंत्यक्रिया का, या सामाजिक संगठन का? तो भाई साहब इन्होंने जो लघु आकार था ऐसा कोई शब्द यूज़ नहीं किया है। बाद बाकी समता की चेतना का किया है, सामाजिक अंत्यक्रिया का किया है, सामाजिक संगठनों का इन्होंने किया है, ठीक है।
आगे है, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति इस प्रकार व्यवहार करते हैं जो कि अव्यक्तित विशिष्ट हित प्रदान एवं व्यक्तिगत योग्यताओं पर आधारित होता है, कहलाता है प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह, द्वितीयक समूह या बंध समूह। बताओ भाई साहब, तो ऐसा द्वितीयक समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वितीयक समूह कहलाएगा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करे, कैसा? वो भी विशिष्ट हित प्रदान, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपके द्वितीयक समूह। आगे आपके सामने केवल वे परिवर्तन जो सामाजिक संगठन में होते हैं अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकार्यों में होते हैं कहलाता है सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक भूमिका या समाजीकरण। बताओ फटाफट से इसके सापेक्ष में क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल वे परिवर्तन यानी केवल वे परिवर्तन जो सामाजिक संगठन में होते हैं अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकार्यों में होते हैं तो वो कहलाएंगे आपके क्या? सामाजिक परिवर्तन। ठीक। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, द कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक कौन थे? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, आनंद रे वैतई या जी.एस. घुर्रे। बताओ भाई साहब इसके सापेक्ष में तो क्या हो जाएगा? एम.एन. श्रीनिवास थे कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज के लेखक। इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? बताओ फटाफट से। राजनीतिक स्वार्थ, सामाजिक नियंत्रण, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक संगठन। तो देखिए राजनीतिक स्वार्थ होता है, बिल्कुल सांप्रदायिकता कारण होता है पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ठीक है। बाद में कि आपके धार्मिक कट्टरता ये भी सांप्रदायिक का कारण ही है, सांप्रदायिक संगठन ये भी सांप्रदायिकता का कारण है, लेकिन सामाजिक नियंत्रण आप सोशलिज्म कंट्रोल कर रहे हो, सोशल को कंट्रोल कर रहे हो, समाज को कंट्रोल कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा? सांप्रदायिक दंगे या फसाद नहीं होंगे। संतानम कमेटी किस सामाजिक समस्या के निवारण से संबंधित थी? बाल विवाह से, दहेज से, भ्रष्टाचार से या वेश्यावृत्ति से? बताओ भाई साहब किससे संबंधित थी? तो बिल्कुल संतानम समिति का संबंध कई बार पूछा गया है कि ये किसके लिए बनाई गई थी? तो भ्रष्टाचार व्यक्तियों के लिए बनाई गई थी, ठीक है। आगे है, निम्न में से किनका संबंध एड्स वायरस के संचरण में अत्यंत जोखिम वाले समूहों में नहीं है? वेश्याओं का, स्कूली बच्चों का, मादक एवं व्यसनियों का, समलैंगिकों का। भाई साहब ये पूछा है क्वेश्चन इन्होंने। एड्स वायरस का नाम सुना होगा, एक्वायर्ड ह्यूमेनिटी डिफेंस सिंड्रोम, ठीक है, AIDS, ये हो जाएगा कौन सा? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफेंस सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म है। तो भाई साहब अगर वेश्याओं के पास जाना ही कौन है, ठीक है। बाद बाकी मादक एवं व्यसनी पदार्थ लोगे, बिल्कुल। समलैंगिक, हाँ समझ रहे हो ना तुम, जेंडर इक्वलिटी हो रही है खैर आजकल तो समलैंगिकों के साथ भी संपर्क में आने से या वेश्याओं के संपर्क में आने से ये रोग होता है, लेकिन स्कूली बच्चे दैट्स नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। दो इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता? गृहस्थाश्रम, वृद्धाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। देखिए तो वृद्धाश्रम इसकी श्रेणी में नहीं आता, इसकी जगह कौन सा आता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक। आगे आ जाइए, निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह एक लक्ष्य उद्देश्य नहीं है? धर्म, प्रजा, रति, अर्थ। बताओ फटाफट से भैया। तो हिंदू विवाह एक लक्ष्य उद्देश्य नहीं है, धर्म का, प्रजा का, रति का, अर्थ का। तो क्या जवाब हो जाएगा इसके सापेक्ष में? अर्थ का, ठीक है। आगे, जिस परिवार में व्यवहारिक और औपचारिक दोनों दृष्टियों से सत्ता परिवार की मुख्य स्त्री माँ के पास होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल क्या कहते हैं हम? मात्र सत्तात्मक परिवार कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पूर्वी भारत है उसके अंदर हमें मात्र सत्तात्मक परिवार देखने को मिल जाते हैं। जो छोटी बेटी होती है वो घर की मुखिया होती है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर घर जमाई बनना होता है। अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कुछ है जुगाड़ उधर जाने का, तो मात्र सत्तात्मक परिवार में जाओ बढ़िया आराम से, क्योंकि नौकरी वोकरियों के चक्कर में पड़ना है। आ जाओ नेक्स्ट। मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है, ये किसने कहा था? के.एम. कपाड़िया ने, इरावती कर्म ने, पी.वी. काणे ने या जी.एस. घुर्रे ने? बताओ फटाफट से भाई साहब किसने कहा था कि मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य एवं मानव जीवन की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है? ऐसा कौन कह सकते हैं? तो कपाड़िया साहब ही कह सकते हैं, एक वाले ठीक साहब। आगे है,
वैदिक संस्कृति में इन 5 महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जाता? पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, देवयज्ञ, पुत्रयज्ञ। बताओ फटाफट से। तो 5 यज्ञों में पितृयज्ञ होता है, भूतयज्ञ होता है, देवयज्ञ होता है, लेकिन पुत्री नाम का कोई यज्ञ नहीं होता। चलो आगे। ये किसने कहा कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है? वाइट ने, गुलिक ने, विल्सन ने या डी मॉर्क ने? बताओ फटाफट से किसने कहा था? तो ये कहने वाले कौन थे? आपके वुडरो विल्सन ने कहा था कि आपके लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है। ठीक। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के विकास के किस काल को सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है? 87 से 26 का, 27 से 37 का, 38 से 47 का या 48 से 70 का? तो भाई साहब जो 27 से 37 का काल था वो सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके का? लोक प्रशासन का। लोक प्रशासन में सरकार की वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं, अच्छा, जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शाखाओं से संबंधित हैं। ये प्रतिबिंबित करता है। चलो भाई देखते हैं किसको करता है। क्या आपके लोक प्रशासन का संकीर्ण दृष्टिकोण है, लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण है, लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण है या प्रबंधकीय दृष्टिकोण है? बताओ भाई साहब फटाफट से क्या जवाब हो जाएगा? तो ये लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण है जिसके अंदर आप सभी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजनीति और लोक प्रशासन को पृथक विषय के रूप में माना? रूजवेल्ट, रीमन, रोनाल्ड रीमन, वुडरो विल्सन या जॉन एफ कैनेडी? तो किसने कहा था आपके? तो भाई साहब ये काम एक ही व्यक्ति कर सकता है। कौन? वुडरो विल्सन। आ जाओ भाई साहब, ये है तुम्हारे लिए अच्छा काम। तो एक तरफ दे दी उन्होंने पुस्तकें और एक तरफ दे दिए व्यक्ति। एल.डी. वाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हर्बर्ट साइमन की द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एम.पी. फोलोट की क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस और बिलोबी की थी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बताओ फटाफट से इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसकी पुस्तक सम्मिलित नहीं है? तो एल.डी. वाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक थी, बिल्कुल थी। आगे हर्बर्ट साइमन की द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हाँ ये कौन ना थे भाई साहब? बाद में की फोलेट की थी क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस और बिलोबी की थी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 2 इसके सापेक्ष में सही हो जाए। पुस्तक प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड द्वारा लिखी गई, वुडरो विल्सन, रिंग्स, टेलर या साइमन? बताओ फटाफट से किसने लिखी थी? तो भाई साहब ये लिखी थी आपके फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स ने। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे आपके सामने संगठन के सिद्धांतों को किसने लोकोक्ति कह करके आलोचना की? ठीक है, म्यो ने, साइमन ने, डिक्सन ने या बर्नार्ड ने? तो ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? हर्बर्ट साइमन। ठीक। आगे शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मान्यता है एक खुली व्यवस्था, एक अस्तविहीन व्यवस्था, एक बंद व्यवस्था, एक सर्वव्यापी व्यवस्था। बताओ फटाफट से इसके सापेक्ष में क्या हो जाएगा? तो एक बंद व्यवस्था। शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मान्यता है कि वो क्या है? एक बंद व्यवस्था है। प्रायोजन में अधीनस्थों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सौंपा जाता है? अच्छा, प्राधिकार एवं कर्तव्य सौंपे जाते हैं, या कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं, या कर्तव्य प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, या उत्तरदायित्व एवं प्राधिकार? तो क्या सौंपा जाता है? तो उनको देखिए प्रायोजन में अधीनस्थों को, यानी कि उनके जो अधीनस्थ होते हैं उनके लिए सबसे पहले कर्तव्य सौंप दो आप, फिर उनके लिए कुछ अधिकार दो, फिर उनके कुछ उत्तरदायित्व बनाओ, यानी कि तीनों सौंप दो। और तीनों किस में सौंपोगे आप? ऑप्शन 3 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अरे भाई साहब, वैज्ञानिक प्रबंधन टेलर ने, नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर ने, द मैनेरिजियल ग्रिड साइमन ने, आवश्यकताओं का मैस्लो ने। ठीक है, तो आवश्यकताओं का पद सोपान मैस्लो ने बताया था, बिल्कुल सही है। और वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में आपके ग्रिफिथ टेलर बताते हैं, बिल्कुल सही है। और नौकरशाही सिद्धांत के बारे में मैक्स वेबर बताते हैं, लेकिन द मैनेरिजियल ग्रिड के बारे में साइमन नहीं बताते हैं। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 3। चलिए आगे भाई साहब। आगे है अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताओ भाई।
क्या हर्ज़बर्ग ने, मैस्लो ने, मैकग्रेगर ने या फिडलर ने? तो अभी प्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत जिसने दिया था वो कौन थे? हर्ज़बर्ग। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यालय में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 8 सदस्य हो सकते हैं भाई साहब। ठीक, आगे चलिए। सामान्य लोक सेवकों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं भाई साहब, तुमने कह दिया तो विचार तो करना ही पड़ेगा। पहला है, वे अधिकांश सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं। अच्छा, तो कथनों पर विचार कीजिए। ओके कर लेते हैं। वे अधिकांश सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं। ओके करते हैं। वे कुछ संगठनों के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल करते हैं। वे मंत्रियों को परामर्श देते हैं। हाउ देते हैं। वे कुछ सार्वजनिक उद्यमों के मुखियाओं के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो चारों सही कर दो तुम तो, बस चारों है क्या किसी में? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे जाओ। वेद ये प्रस्तावित करते हैं, क्या करते हैं कि सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का नाम है क्या? गुरुत्वाकर्षण का, भाग्य का नियम, रित का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो ये किसका नियम था भाई साहब? रित का। ठीक है, आगे आ जाइए। निम्न उपनिषदों में से हम नचिकेता और यम के मध्य एक ज्ञानपूर्ण संबंध पाते हैं। इस प्रसिद्ध उपनिषद का नाम था क्या? बृहदारण्यात्मक उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद या कंठोर उपनिषद? बताओ। तो बिल्कुल ये कौन से के अंदर देखने को मिलता है? जो कंठो उपनिषद था उसके अंदर आपको यम और नचिकेता के मध्य जो संपूर्ण ज्ञानपूर्ण संवाद था वो देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट। सुख में गुणात्मक भेद को कौन अस्वीकार करता है? मिल, वेंथम, सुकरात या प्लेटो? तो कौन करता है भाई साहब? जो बेंथम महोदय होते हैं वो गुण में सुखवाद को क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। टू करेक्ट आंसर। कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत संबंधित है सुखवाद से, उपयोगितावाद से, निरपेक्षवाद से या मनोवैज्ञानिक सुखवाद से? तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? परिणाम निरपेक्षतावाद से। किससे है? परिणाम निरपेक्षतावाद से कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत संबंधित है, तो परिणाम निरपेक्षवाद से। चलिए नेक्स्ट। अरस्तु का विश्वास था, क्या था? कि सद्गुण जन्मजात होता है, सद्गुण को अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, सद्गुण ईश्वर द्वारा प्राप्त है और सद्गुण समाज के द्वारा प्रदान किया जाता है। देख लो, तो सद्गुण को अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये आपके साथ ना तो जन्मजात आता है, ना ईश्वर आपको प्रदान करते हैं, ना ही समाज आपको प्रदान करता है। सद्गुण आपको खुद अपने अभ्यास से प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक, उसी प्रकार से नौकरी भी आपको खुद स्वयं प्राप्त करनी पड़ेगी। ना तो आपको जन्मजात मिली है, ना ईश्वर आपको खैर मदद करेंगे वो, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे आ जाइए। धर्म पुरुषार्थ अन्य तीन की तुलना में प्रथम है, इसे प्राथमिक स्थान देना ये संकेत करता है कि अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ निम्न हैं। ये तीनों धर्म से संबंधित हैं और संदर्भित होकर पुरुषार्थ बनाते हैं। पुरुषार्थ एक दूसरे से संबंधित नहीं है। मोक्ष पुरुषार्थ अन्य तीनों को स्वयं में समाहित कर लेता है। भाई लग तो रहा है कि धर्म पुरुषार्थ अन्य तीन की तुलना में प्रथम है, इसे प्राथमिक स्थान देना ये संकेत करता है कि ये तीनों धर्म से संबंधित हैं और सार्वत्रिक होकर पुरुषार्थ बनते हैं। बिल्कुल 2 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए। यदि आप एक अच्छा कार्य करते हैं किंतु उस अच्छे कार्य को करने के लिए रिश्वत ले लेते हैं, ओहो हो, आप उसके औचित्य को विकृत कर देते हैं। गांधी नीति नियम के अनुसार यह निम्न में से किसके अंतर्गत माना जाएगा? ठीक है, बताओ भाई साहब। साधन की असूचिता के या साध्य की, नैतिक कार्य की या अस्तेय के? बताओ, इसके सापेक्ष में क्या हो जाएगा? साधन की असूचिता के कारण। ठीक है, आप ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, रिश्वत लेनी नहीं है। ठीक है, निरपेक्ष आदेश है सार्वभौमिक, सापेक्ष, व्यक्तिनिष्ठ या तदात्मक? तो ये निरपेक्ष आदेश हमेशा क्या रहेगा? सार्वभौमिक रहेगा। आ जाइए नेक्स्ट। आप एक सड़क पर दुर्घटना देखते हैं, ठीक है, देख ली, और जख्मी को तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं जो आपका चचेरा भाई था। अतः आप समय और धन
उसको ठीक करने में लगाते हैं। कांट के नीति नियम के अनुसार आपका ये कार्य नैतिक कार्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं माना जा सकता? आपने अपराधी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, आप उसे सबसे नज़दीक अस्पताल ले गए, जबकि आपको उसे सुपर स्पेशलिटी जो अस्पताल था उसके अंदर लेके जाना था। आपने दुर्घटनाग्रस्त के साथ सभी अच्छे कृत्य किए, क्योंकि वे आपका चचेरा भाई था। आपने जख्मी व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन और पर्स की कोई साल संभाल नहीं की। ओहो हो, देख लिए भाई साहब, क्या क्या करते रहते थे ये लोग। कांट को भी कुछ काम नहीं था, देखो ऐसे ऐसे काम करवा दिए उसने। तो इसमें इन्होंने कहा है कि नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो कौन सा नहीं माना जा सकता? कि आपने दुर्घटनाग्रस्त के साथ सभी अच्छे कृत्य किए, क्योंकि वे आपका चचेरा भाई था। ठीक है, ओके सर, आपने कहा, मान लिया हमने। 3 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। आगे आ जाइए। प्रारंभ में अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था, वह युद्ध लड़ने के लिए के विरुद्ध तर्क दिए जा रहा था। समस्या के प्रति उसके इस दृष्टिकोण को श्री कृष्ण ने नाम दिया निष्काम कर्मयोग, कर्म पलायन, बुद्धि योग या भक्ति योग। जब हम देखते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर, जब अर्जुन हैं वो लड़ने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे सामने मेरे गुरुजन हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं कैसे लड़ूं। ठीक है, तो उस समय श्री कृष्ण उनको गीता का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने कर्म से पलायन हो रहे हो पार्थ, हे पार्थ तुम आओ अपने कर्म को करो, तुम 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम दो, 2nd ग्रेड के एग्ज़ाम को आप टॉप करो, टॉप करके आप एक नौकरी लो और अपने इस कर्म को साबित करो। यानी कि कर्म का पलायन कर रहे हो अगर तुम यहाँ पर कुछ, समझ रहे हो ना? हाँ, अगर तुम ऐसा वैसा कर रहे हो ना तो कर्म का पलायन हो रहा है भाई साहब। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जीवन मुक्त कहते हैं क्या? अहरत, स्थित प्रज्ञ, केवली या समत योगी। तो इसको क्या कह देते हैं आपके, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया व्यक्ति ने और जीवन से मुक्त हो गया, तो वो क्या हो गया भाई साहब? अहरत हो गया, उसको कोई मतलब नहीं है, 1 नंबर हो गया वो, है ना। दंड का निवारक सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया है, क्योंकि यह अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है, सुधार का अवसर नहीं देता, अपराध की तुलना में दंड अधिक देता है, या अपराध के प्रति भय अधिक उत्पन्न करता है और अपराध की अनुभूति की तुलना में। तो दंड को निवारक नैतिक सिद्धांत नहीं माना गया, क्योंकि ये अपराध रोकने के लिए अपराधी को साधन मानता है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा थी प्राकृतिक, प्राकृतिक व खरोष्टी, प्राकृतिक खरोष्टी अरमोइक और प्राकृतिक अरमोइक व ग्रीक या यूनानी। तो जब हम अभिलेखों की भाषा पढ़ते हैं तो कौन सी भाषा थी इसकी? प्राकृतिक, अरमोइक व ग्रीक या यूनानी। 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। थेरी गाथा एक भाग है, बताओ फटाफट से भाई साहब। थेरी गाथा एक भाग है, वो किसका भाग है? ठीक है, शुद्ध पिटक का, विनय पिटक का, अभिधम पिटक का या दीर्घ निकाय का। ठीक है, बताओ फटाफट से इसके सापेक्ष में कौन सा जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये किसका भाग हो जाएगा? क्या आपके शुद्ध पिटक का, विनय पिटक का, अभिधम पिटक का या दीर्घ निकाय का? थेरी गाथा एक भाग है। तो देखिए, हम विनय पिटक के अंदर तो उनके नियम वगैरह को देखते हैं, ठीक है ना। शुद्ध पिटक के अंदर उनकी जो शिक्षाएं संकलित की जाती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इसका जवाब आप स्वयं दोगे कि थेरी गाथा किसका भाग है, क्योंकि मुझे इसका आंसर अभी प्रॉपर तरीके से याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जवाब आप दोगे कि थेरी गाथा एक भाग है। किसका भाग है वो आप बताओगे, ठीक है। बाद बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया था? लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या त्रिपुरा अधिवेशन या कराची अधिवेशन। ये भी आपके लिए, ठीक है। अब 4-5 क्वेश्चन आपके लिए ना। प्रयाग परिस्थिति का कौन सा श्लोक समुद्रगुप्त के नागों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों का विवरण देता है? तीसरा, छठा, चौथा, सातवां? कमेंट करके बताओगे। बहुत देर हो गई तुमको सुनते सुनते, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तुम्हारे लिए सही है। माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी 3 जून 1947 को, 31 मार्च 1947 को, 14 जून 1947 को या 20 फरवरी 1947 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। क्रांति पूर्व फ्रांस में स्टेट जनरल में सम्मिलित थे। कौन कौन सम्मिलित थे?
प्रथम एस्टेट यानी कि पुरोहित एवं पादरी वर्ग एवं द्वितीय एस्टेट एवं तृतीय एस्टेट जनसामान्य, प्रथम द्वितीय तृतीय या तृतीय एस्टेट। ये भी आपके लिए 4 क्वेश्चन। आगे आपके सामने, हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ मैं अभी। तो निम्नलिखित में सूर्यताप से प्राप्त होने वाली विभिन्नता का कौन सा कारक नहीं है? दिन की अवधि, दिन का अपने अक्ष पर घूमना, और सूर्य की किरणों का नतिकोण, और बाह्य संहिता एवं महासागरीय। ये भी लो 5 क्वेश्चन, तुम भी याद करो। हाँ आ जाओ। भूकंप की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट करने हेतु प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके लिए दूं क्या मैं बताऊं इसका आंसर? डेविस, ओम्स, स्टेलर व एच.एफ. रीड। तो ये किसने किया था? एच.एफ. रीड ने। ठीक है। भारत में मानसूनी वर्षा की कौन सी विशेषताएं हैं? मानसूनी वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति परिचालित होती है। मानसूनी वर्षा समुद्र की वर्षा की समुद्र दूरी बढ़ने के साथ कम होने की प्रवृत्ति है। मानसून अपसरण लौटने से मध्यवर्ती भारत में तीव्र वर्षा होती है। ठीक है। लो 6 क्वेश्चन। महासागरीय धाराओं के निर्माण में सबसे लाभकारी या प्रभावकारी कारक क्या है? लवणता का अंतर, प्रचलित पवनें, तापीय विभिन्नता या अल नीनो। ठीक है, बताओ भाई, महासागरीय धाराओं के निर्माण में सबसे प्रभावकारी कारक क्या है? लवणता में अंतर, प्रचलित पवनें, तापीय विभिन्नता, अल नीनो। भाई ये सभी अंतर होते हैं, पर सबसे प्रभावकारी पूछा है हमसे। तो ऑप्शन 2 तापीय विभिन्नता। आ जाओ। एक तरफ दिए गए हैं दर्रा और दूसरी तरफ दी गई है स्थिति। बताओ फटाफट से। नाथुल्ला तो आपके कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। जोजिला हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, लेकिन मुलिंगला उत्तराखंड के अंदर नहीं है। ऑप्शन 4 इसके सापेक्ष में सही जवाब। आगे 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन से 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले थे? भाई 2 ही तो जिले थे। एक तो आपका कौन सा था? जयपुर 595, और एक था आपके कौन सा? भरतपुर 503। ठीक है, तो जयपुर और भरतपुर। ऑप्शन 4 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको उनके ऑप्शन इनके नहीं आते हैं तो मैं थोड़ा सा अभी आज आपको छोड़ देता हूँ बाद बाकी, क्योंकि मेरे पास में इनके प्रॉपर तरीके से आंसर है नहीं, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। ऐसा कुछ नहीं है ना, और गलत बताना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपके सिलेक्शन को रोक भी सकता है और करा भी सकता है। तो ठीक है ना, बाद में किया जाइए। एक उपभोक्ता का साम्य उस बिंदु पर स्थापित होता है जहाँ आपके, ये इनको आप पढ़ लेना भाई साहब, है ना, इतने सारे दे रखे हैं। मैं सीधे आंसर की बात कर लेता हूँ कि ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकताओं को कम करता है तो क्या होता है? तो होता क्यों है? क्या आपके विनियोगकर्ता सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदते हैं? बैंक अधिक मुद्रा का सृजन करेंगे? बैंकों को अपने पास कम मुद्रा रखनी चाहिए? लोग ज़्यादा मुद्रा जमा कराएंगे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि बैंक अधिक मुद्रा का सृजन करेंगे। जब भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व आवश्यकताओं को कम करता है तो बैंक अधिक मुद्रा का क्या करेंगे? सृजन करेंगे। बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक न्यूनतम अनुपात नगद रूप में रखना होता है, इसे कहते हैं CLR, SLR, SVR या CVR। बताओ फटाफट से। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बोर्ड ने ही बोनस माना था, तो मैं भी आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। नीति आयोग की कौन सी विंग सारे राज्यों के मुख्यमंत्री एवं यूनियन टेरिटरी के उप राज्यपालों को मिलाकर बनी है? बताओ भाई साहब, कौन सी विंग है? तो वो कौन सी हो जाएगी? क्या आपके संगठनात्मक फ्रेमवर्क हो जाएगा, टीम इंडिया विंग हो जाएगी, परामर्श विंग हो जाएगी, या गवर्निंग काउंसलिंग? तो कौन सी हो जाएगी? गवर्नर काउंसलिंग। तेंदुलकर समिति क्रियान्विधि 2011-12 के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है? तो कितनी रेखा थी जो गरीबी रेखा से नीचे थी? वो कितनी थी? 21.9%। धारणीय विकास उद्देश्य सूचकांक 2016 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 110वां था। अब कोई काम का नहीं है। शक्ति हर जगह है, इसलिए नहीं कि ये सबको सम्मिलित करती है, अपितु क्योंकि ये हर जगह से आती है। ये कथन किसका है? आर्नेट का, फूको का,
या मॉर्गेनथाउ का या लासवेल का, बताओ फटाफट से। शक्ति हर जगह है, और शक्ति हर जगह है तो उसको फूंको, यानी कि मिशेल फूको की है, ठीक है। ऐसे नहीं, याद रखने के लिए कि शक्ति है तो हर जगह फूंक दो, इसीलिए नहीं कि सबको सम्मिलित करती है अपितु क्योंकि ये हर जगह से आती है। तो किसकी जगह से आती है? फूंकने की वजह से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन अपने सामने 97, और ये दिया गया आपके संविधान संशोधनों से। बताओ फटाफट से। तो हमें मिलाना है किसके साथ में? इनके साथ में। जैसे हमें दिया गया है क्या, सबसे पहले 17वां संशोधन। 17वां संशोधन जो आपके संबंधित है वो किससे है? तो क्योतो बनाम जालीचोवाद से, ठीक है। और 25वां संविधान संशोधन है वो संबंधित है आपके किसके साथ में? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के साथ में, ठीक। आगे हम चलें तो आगे अपने सामने 32वां संविधान संशोधन, और 32वां संविधान संशोधन है आपके संबा भारती बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के, ठीक है। और 52वां संविधान संशोधन है वो आपके किसके साथ है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यानी कि 1 में 3 चलिए, 2 में 2, 2 में 2, 3 में 4, 3 में 4, और आपके लास्ट बचा कौन सा? 92 में। ओके, सॉरी मैंने गलत मिला दिया शायद। जैसे 17वां संविधान संशोधन पूछा था, तो 17वां संविधान संशोधन का संबंध किसके साथ है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से। माफ़ करना बिल्कुल आपसे कि 17वां संविधान संशोधन किसके साथ संबंधित है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के साथ में, ठीक है। आगे हमारे सामने 25वां संविधान संशोधन, और ये किसके साथ है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के साथ में, ठीक है। बाद बाकी हम 32वें की बात करते हैं तो ये आपके किसके साथ हो जाएगा? संभारती बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के साथ में। और आपके 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा किससे? क्यूहती बनाम जाजिलूवाद से, ठीक है। तो ऐसे करके, यानी कि 1 में 1, 2 में 2, फिर 4, फिर आपके 3, ठीक। 1 2 4 3, 1 2 4 3। चलो देखते हैं 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 3 4। ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन 3 इसके सापेक्ष में सही जवाब। हाँ, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, और अब ये 370 को 2019 से क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति ये घोषित कर सकता है कि अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में नहीं रहेगा, ये शक्ति अधीन है। बताओ भाई, किसके अधीन है? क्या लोक अधिसूचना के, संघीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के, या जम्मू एवं कश्मीर की मंत्रिपरिषद के परामर्श के, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा के? तो बिल्कुल इसके सापेक्ष में, अब हालांकि इसका काम नहीं है पर ये सही है कि लोकसभा अधिसूचना के, यानी कि लोक अधिसूचना के, में जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा की अनुशंसा की, यानी कि 1 और 4 हो जाएगा। 1 और 4 किस में है? 2 में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 2। चलिए नेक्स्ट। नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए निर्हरताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? निर्हरताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है वो आपको बताना है। तो किस में है? आपके आर्टिकल 243(b) के तहत, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं F। 3 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस में भाग लेने के लिए किस देश में गए थे? तो 2016 के अंदर ये गए थे। किस के अंदर? तो श्रीलंका के अंदर, ठीक। अब इतना काम का नहीं है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है? बताओ। दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं, समाजों में बढ़ता एकीकरण, दुनिया का संकुचन एवं विश्व की संपूर्णता की गहन चेतना, बाजारों, राष्ट्रों, राज्यों एवं प्रौद्योगिकी की कठोरता का एकीकरण, और संपूर्ण विश्व के लोगों की गतिशीलता। तो बाजारों, राज्यों एवं प्रौद्योगिकी का कठोर एकीकरण, ये इसको क्या नहीं करता है? परिभाषित नहीं करता है। 3 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। आगे सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स पुस्तक के लेखक कौन थे? बोटमोर, हर्मलोस,
इंक्लन्स, मैकाइवर एंड पेज। तो कौन थे आपके? हरल बॉम्स। ठीक, 3 इसके सापेक्ष में सही जवाब। आ जाइए नेक्स्ट। 103, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ये किसने कहा था? तो जहाँ कहीं भी जीवन है और वहीं समाज है, ये कहने वाले मैकाइवर एंड सी पेज थे। सही जवाब 4 के पक्ष में। आगे, रॉबर्ट के मर्टन द्वारा परिभाषित एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न एवं विशिष्ट परिस्थितियों के संकुल को कहा गया? प्रशस्ति, प्रक्रम यानी कि श्रृंखला, असंगता, निराशा या पुंज। बताइए। रॉबर्ट के मर्टन द्वारा जो परिभाषित था कि एक अकेले व्यक्ति के द्वारा धारण की गई विभिन्न तथा विशिष्ट परिस्थितियों के संकुल को कहा गया था। तो क्या कहा गया था? परिस्थिति पुंज। क्या कहा गया था? परिस्थिति पुंज। 4 सही जवाब। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कैथकर, घुर्रे, रिजले या शर्मा। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? कैथकर के द्वारा। कौन सी? हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। इनमें से कौन सी एक विशेषता सामाजिक वर्ग के लिए सही नहीं है? वर्ग चेतना, प्रदत्त परिस्थिति या अर्जित परिस्थिति या खुली व्यवस्था। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? जो सामाजिक वर्ग के लिए सही नहीं है। वर्ग चेतना सही है, अर्जित परिस्थिति सही है, खुली व्यवस्था सही है, लेकिन प्रदत्त परिस्थिति ये इसके लिए सही नहीं है। ऑप्शन 2 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे, डेविस इलिस ने निर्धनता के निम्न कारणों में से किस एक कारक का उल्लेख नहीं किया? निर्धनता की संस्कृति या उपसंस्कृति का, व्यक्ति का, सामाजिक संबंध का या सामाजिक संरचना का। ठीक है, तो किसका नहीं किया इन्होंने? सामाजिक संबंधों का। ठीक है, ऑप्शन 3। किसके अनुसार मनोबल व्यक्तियों के समूह की वह क्षमता है जो उन्हें सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगन एवं दृढ़ता से एक साथ रखती है? वाइट, हेवार्ड, बेल्स या लेटन। बताओ फटाफट से। तो मनोबल व्यक्तियों के समूह की वह क्षमता है जो उन्हें सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगन एवं दृढ़ता के साथ रखती है, और ये कहने वाले कौन थे आपके? अलेक्जेंडर लिटन। ऑप्शन 4 सही जवाब। ठीक, आगे चलिए। हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरक तत्व है? वेतन, कंपनी, नीति एवं प्रशासन, कार्यदशाएं और आपके कार्य स्वयं। तो देखिए, अभिप्रेरक तत्व जब तक हम स्वयं कार्य नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्वयं कार्य। एक तरफ दी गए सिद्धांत और दूसरी तरफ दी गए व्यक्ति, मिलाइए फटाफट से। तो बात करें हम हर्ज़बर्ग। ओहो, बड़े एक और दिए गए नौकरी संवर्धन। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। मिलाएं तो इसमें सबसे पहले मिलाना है हमको किसको लेकर के, कि आपके जो हर्ज़बर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा था? नौकरी संवर्धन सिद्धांत, यानी कि 5। कौन सा हो जाएगा? 5। आवश्यकताओं का पद सौंपाने का सिद्धांत किसका था? अब्राहम मास्लो का। किसका था? अब्राहम मास्लो का। ठीक है, आगे आपके सामने मैकग्रेगर ने कहा था किसका सिद्धांत? एक्स व वाई किसने दिए थे? मैकग्रेगर ने। जो एल डर्फर थे उन्होंने सिद्धांत दिया था कौन सा? आपके ERG सिद्धांत। यानी कि 3। 5 2 1 3 होना चाहिए। 5 2 1 3 5 2 1 3 5 2 1 3 5 2 1 3 2 के अंदर है। ठीक है, वापस से इसके सिद्धांतों को आप याद रखना है। हर्ज़बर्ग ने नौकरी संवर्धन, मैस्लो ने आवश्यकताओं का पद सौंपान दिया था, मैकग्रेगर ने XY सिद्धांत दिया था, और एल डर्फर ने आपके दिया था ERG सिद्धांत। ठीक है, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्यवाद संबंधित है। बताओ भाई साहब, विशाखा जो संबंधित थी वो किससे थी? कि जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न की रोकथाम है उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी, उसके लिए ये केस चला था। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। विशाखा बनाम को याद रखना कि महिलाओं के जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है उसकी रोकथाम से संबंधित था। आगे, प्रशासन में जन सहभागिता के औपचारिक तरीकों में सम्मिलित है? क्या निर्वाचन है, दबाव समूह है, सलाहकारी समितियां हैं या सूचना का अधिकार है? बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा इसके सापेक्ष में सही जवाब। ठीक है,
तो बिल्कुल जब हम बात करते हैं जन सहभागिता में आपके निर्वाचन होना चाहिए, दबाव समूह होना चाहिए, सलाहकारी समितियां होनी चाहिए, सूचना का अधिकार होना चाहिए, तभी ये आपके क्या होंगे, जन सहभागिता में औपचारिक तरीके शामिल होंगे। यानी कि सभी के सभी को शामिल कर दो। तो 4 देख लो, 1 2 3 4 ऑप्शन 4। सम्यक कर्मांत दुख निवृत्ति के बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का है। अंतिम सोपान है, प्रारंभिक सोपान है, सप्तम सोपान है। ये सम्यक वाक का अनुगामी एवं सम्यक आजीवक का पूर्वगामी सोपान है। बताओ भाई, दुख निवृत्ति, तो दुख निवृत्ति है भाई साहब आपकी सम्यक वाक का अनुगामी है और सम्यक आजीवक का पूर्वगामी सोपान है। 4 सही जवाब। ठीक। कांट से संबंध नहीं है। शुभ संकल्प का, परिणाम निरपेक्षवाद का, परिणाम सापेक्षवाद का या बुद्धि परतावाद का। बताओ फटाफट से। तो क्या हो जाएगा इसके बाद में, परिणाम सापेक्षवाद का। किसका? परिणाम सापेक्षवाद। ठीक है, 3। ओके, बाद बाकी शुभ संकल्प का था, परिणाम निरपेक्षवाद का था और बुद्धि परतावाद का भी इनके साथ संबंध था। गीता के अनुसार कर्मयोग का अर्थ था सदकर्म कर्म करना, कामना रहित कर्म करना, कर्म संन्यास या धार्मिक कृत्य करना। तो गीता के अनुसार एक ही था कि कामना रहित कर्म करो, तुम कर्म फल की चिंता करो ही मत ही, तुम मास्टर बन ही जाओगे इस बार, कोई टेंशन नहीं लेनी। आगे है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और युद्ध हिंसा का एक रूप है। इसका अर्थ है कि गीता अच्छे कार्यों के लिए हिंसा को स्वीकृति देती है। इसके बावजूद महात्मा गांधी जो अहिंसा के प्रोधा माने जाते हैं, उन्हें गीता का श्रेष्ठ अनुयायी माना जाता है, क्योंकि गांधी जी एक हिंदू थे। युद्ध भी एक विकल्प होता है। हिंसा दबाव से लोगों को नैतिक बनाती है और अहिंसा का अर्थ कायरता और स्वयं के कर्तव्य से पलायन नहीं है। बताओ भाई साहब क्या जवाब हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा अपने कि अहिंसा का अर्थ कायरता और स्वयं के कर्तव्य से पलायन नहीं है। 4 सही जवाब हो जाएगा। आगे अपने सामने, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, किसने कहा था? तो ये कहने वाले एक ही व्यक्ति थे, गांधी जी। आगे है पानी पी लेता हूँ जब तक आप इसका जवाब दो। कि सामाजिक अध्ययन नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित है, अनुभव है और ज्ञान का एकीकरण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? बताओ फटाफट से, किसने दी थी? तो सोच लिया होगा सभी ने, किसने दी थी? तो बिल्कुल सभी का जवाब सही है, बेरेल ने। मैं मान लेता हूँ कि तुम सभी ने जवाब सही दिया होगा, ठीक है ना। आजा इधर, आ इधर। अच्छा ज़्यादा टाइम होगा, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित हैं जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये कथन किसका है? मुनरो, टी.बी. नन, क्रो एंड क्रो का या कैम्पबेल का? बताओ फटाफट से किसका है? तो मुनरो का। चलिए फटाफट चलते हैं, हम थोड़ा सा समय का अभाव हो जाता है। निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं सिवाय, देखो, अनुभव की पूर्णता, लचीलापन होना चाहिए, रूढ़िवादिता, सहसंबंध। रूढ़िवादिता तो होनी नहीं चाहिए, सहसंबंध होना चाहिए, अनुभव की पूर्णता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। ये सभी तो क्या है? पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं। बिल्कुल सही है। चलो आगे। बी.एस. ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया था? तो बी.एस. ब्लूम की जब हम बात करते हैं तो उसने कितने खंडों में विभाजित किया था? तो 6 में। ठीक है, चलो आगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं? बताओ कितने सहसंबंध पाए जाते हैं? 5, 3, 6, 4। तो बिल्कुल कितने सहसंबंध पाए जाते हैं? 3 प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वाद विवाद, परिचर्चा, कहानी कथन और क्षेत्र पर्यटन। तो भूगोल के लिए तो भाई साहब लोगों को जितना हो सके उन चीज़ों को दिखाओ, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी हो जाएगी? क्षेत्र पर्यटन विधि।
निम्न में से कौन सा चर्चा का एक रूप है जो कि सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है? वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, संगोष्ठी या मस्तिष्क उद्वेलन? तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? मस्तिष्क उत्प्लवन। ठीक, चलिए आगे। ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है, निष्पत्ति लक्ष्यों का, पठन कौशलों का, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का, पाठ्यक्रम संबंधी घोषणाओं का? बताओ फटाफट से। संगठन है वो किसका हो जाएगा? तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। ठीक, ऑप्शन 3 सही जवाब। आपको जो बीच में क्वेश्चन छोड़े हैं उनके जवाब जरूर देने हैं ना, ऐसा नहीं कि तुम भूल जाओ। ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? ग्राफ दृश्य सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री, श्रव्य सामग्री या दृश्य श्रव्य? अब देखिए ग्राफ किस सामग्री के अंदर आते हैं? तो ग्राफ ऐसा तो है नहीं कि ग्राफों को आप देख करके सुनते भी हैं, तो श्रव्य के अंदर आते नहीं है, सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रक्षेपी कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, वो किसके अंदर आ जाएंगे? तो दृश्य सामग्री के अंदर आ जाएंगे। निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है? दूरदर्शन, वीडियो और टैप। ओके, मान लिया भाई साहब आपकी बात को। डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाओगे तो आप सुनोगे और देखोगे, और आपके दूरदर्शन देखोगे तो उसके अंदर भी आपको सुनोगे और देखोगे, वीडियो टैप में भी देखोगे सुनोगे। टैप रिकॉर्डर सिर्फ आपके श्रव्य सामग्री के अंदर आता है, दृश्य के अंदर नहीं आता है। तो ऑप्शन 4 सही जवाब। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का लक्षण नहीं है? अच्छा, सही है भाई साहब कि उपयुक्त दृष्टांत वाली हो। बिल्कुल उपयुक्त दृष्टांत वाली तो होनी चाहिए। बाल केंद्रित हो तो सही है। भ्रामक हो, सरल एवं स्पष्ट भाषा हो। भ्रामक हो तो मतलब वो तो कोई उपयोगिता का गुण है ही नहीं लक्षण का। ठीक है, आगे अपने सामने निम्न में से कौन सी अभिशंसा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में नहीं की? कौन सी थी जो इसमें 2005 में नहीं की थी? तो पर्यावरणीय शिक्षा को स्कूल स्तर पर सम्मिलित करना, ठीक है। मूल्यांकन प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन करना, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाना, अच्छा, और पाठ्यक्रम को समता एवं समावेशी शिक्षा आधारित बनाना। तो पाठ्य पुस्तक थी, उसको अगर आपको जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं बनाना था, इसको किसके बनाना था? विद्यार्थी केंद्रित बनाना था। ठीक है, तो 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये फिर आ गए आपके प्रोफेसर यशपाल जी, ठीक है, जो आपके 2005 में बनाए थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक एवं प्रभावी बना सकते हैं? सोच लो भाई, आप सब मास्टर बन गए। अब मास्टर बनने के बाद में बताओ कैसे है जो कि आप उसको रुचिकर बना सकते हो या रोचक या प्रभावी बना सकते हो। कक्षा का कार्य दे करके जाते ही ले भाई, तेरे को अतरा सारा होमवर्क दे दिया, अब आराम से करता रहे पूरा दिन बैठ के, ठीक है। श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके, चुटकुले कह करके, गृह कार्य दे करके। सिर्फ हम दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे और बच्चों को नई नई चीज़ें बताएंगे, उनको उन चीज़ों से अवगत कराएंगे, उनका ऑटोमेटिक कक्षा के अंदर ध्यान लगना लग जाएगा। ओके, मान लिया। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का गुण नहीं है? बताओ भाई, तुम मास्टर हो, तुम में ऐसा कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? क्या स्वयं के विषय पर अधिकार? ये तो ज़रूरी है भाई साहब। अटैक होने हो तो माँ छोरा छारी थड़े है ना, बार बार टोकेंगे। परिश्रमी भी होना चाहिए, सहनशीलता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने मास्टर, ये इसका आंसर क्या होगा, और मास्टर को आ रहा है गुस्सा, मास्टर लगा रहा है फटकार है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। उसको मेहनती भी होना चाहिए। और पक्षपात, ये तो बिल्कुल करना ही नहीं है। पक्षपात तो बिल्कुल हमारे लिए सब एक है, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट। NCF 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझाना। ओके, ठीक है, ये तो होता है भाई शिक्षण का उद्देश्य कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझा सकते हैं। नागरिकों के अधिकार और उत्तरदायित्वों को समझाना, बिल्कुल। अपने पर्यावरण के संबंध में स्थानीय समुदाय के अधिकारियों की सराहना करना, अच्छा, कर सकते हैं ताकि उनके अंदर भी ये भावना जागृत हो। अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण का कौशल विकसित करना। तो हमसे पूछा है माध्यमिक स्तर पर और उद्देश्य नहीं है, तो भाई अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण के कौशल का विकास करना ये माध्यमिक स्तर पर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा परीक्षण छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है? बताओ, क्या वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण,
हमसे कहा है क्या, चिंतन का, स्वतंत्र चिंतन होना चाहिए उनके अंदर। वस्तुनिष्ठ प्रकार का ABCD में तो कई चिंतन करवा लोगे तुम, कौन ना करवा सके है। ठीक है साहब, मान ली आपकी बात। लघु उत्तरात्मक परीक्षण में 3 लाइनों में क्या ही करेगा वो चिंतन, निबंधात्मक। हाँ, यहाँ पर आके थोड़ा सा सोच सकता है, वो अपनी पूरी जिज्ञासाएं, जो भी अंदर इच्छाएं हैं, उन सभी को लिखने का प्रयत्न करेगा, यानी स्वतंत्र चिंतन का हमें देखने को मिल जाएगा। अति लघु रथ में ये नहीं होगा, तो 3 इसके सापेक्ष में सही जवाब। वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। योगात्मक, रचनात्मक, नैदानिक या कौन सा आपके मौखिक, बताओ फटाफट से। तो कौन सा आता है आपके योगात्मक, ठीक है। जो कि वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, तो योगात्मक के अंतर आता है। निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छा, बताते हैं अभी। तो मितव्ययी होती है, व्यक्तिनिष्ठ होती है। अच्छा, विशेषता है पूछी है, सॉरी है, विशेषता है। मितव्ययी विशेषता नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ विशेषता नहीं है। उच्च स्तरीय विश्वसनीयता, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ में तो उच्च स्तरीय विश्वसनीयता होती है, यहाँ पर कोई गलत होने का चांस नहीं है। अगर जवाब ए है तो ए ही रहेगा, चाहे तुम उसे चारों से चेक करवाओ या पूरे संसार से चेक करवाओ। अल्प विषय वस्तु की व्यापकता, ये नहीं हो सकता, तो 3 सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन की प्रायोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे। क्या योजना बनाएंगे, चयन करेंगे, परिस्थिति उपलब्ध कराना या क्रियान्वय करना, बताओ फटाफट से। तो सबसे पहले तो हम परिस्थिति उपलब्ध कराएंगे। क्या कराएंगे, परिस्थिति उपलब्ध कराएंगे प्रायोजना के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हल्की मिट्टी का मॉडल मिला है। अब आया ना सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन, वही मैं सोच रहा था इस बार सिंधु घाटी से क्वेश्चन कैसे नहीं आया। तो ये मिला है आपके बनावली, और जो बनावली कहाँ पर है आपके HR के अंदर, हरियाणा के अंदर, ठीक है। चलो आगे। निम्नलिखित में से किसकी पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं होती थी। अग्नि की, पृथ्वी की, वायु की या लिंग की, बताइए फटाफट से। तो हमें अग्नि के लिए देखने को मिलते हैं 250 सूक्त तक देखने को मिल जाते हैं, वायु के लिए 200, पृथ्वी के लिए भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये इसके लिए कोई संत नहीं मिलते हैं। किस बौद्ध संगति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था। प्रथम, सेकंड, तृतीय, चतुर्थ। तो महायान और हीनयान आपके किस में बनी थी, चतुर्थ के अंदर। हाँ सही है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था। बताओ भाई साहब, कौन सा केंद्र नहीं था। तो तक्षशिला था, उज्जैनी था, तौशली था, लेकिन कौशाम्बी इनके प्रांतीय केंद्र नहीं था। ऑप्शन 2 सही जवाब। कबीर रैदास व सेना अनुयायी थे। रामानुजाचार्य के, यमुनाचार्य के, रामानंद के या गोरखनाथ के। तो किसके थे, रामानंद जी के। रामानंद जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर भारत में आपके आंदोलन चलाया था, ठीक है। सूफी माफ़ करना, सूफी शेख हमउद्दीन नागौरी का जन्म हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दिल्ली के अंदर, ठीक है। ऑप्शन 4 सही जवाब। आगे मीर सैयद अली व अब्दुल समद किनके दरबार में चित्रकार थे। बाबर व हुमायूं के, हुमायूं अकबर, अकबर जहांगीर, जहांगीर शाहजहां। तो आपके जो मीर सैयद अली व अब्दुल समद जो चित्रकार थे वो किसके थे, हुमायूं व अकबर के दरबार में, ठीक है। ऑप्शन 2 सही जवाब। मुगल काल से पूछा गया है। अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था। मीर बख्शी 2 बार क्वेश्चन आ रहा है इस मीर बख्शी से, ठीक है। तो किसका अध्यक्ष था ये, सैनिक मामलों का, ठीक। आगे शिवाजी की सेना के घुड़सवार जिन्हें घोड़ा और शस्त्र राज्य द्वारा दिए जाते थे कहलाते थे सिलहदार, हवलदार, जुमलादार या बागीरदार। तो क्या कहलाते थे, यानी शिवाजी सेना के वे घुड़सवार जिन्हें घोड़ा और शस्त्र राज्य द्वारा दिए जाते थे क्या कहलाते थे, बारगीर। क्या कहलाते थे, बारगीर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसकी भी बात करके आ गए कि ये किसकी मस्तिष्क की उपज मानी जाती है, तो लॉर्ड डफरिन की। 4 जुलाई 1776 अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन जॉर्ज वॉशिंगटन राष्ट्रपति चुने गए थे। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, फ्रांस के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और गुलामी की प्रथा
समाप्त हुई थी। तो इस दिन जो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है, इसीलिए क्या है कि 4 जुलाई 1776 है, वो अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है। आगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके हैग नीदरलैंड के अंदर है। ठीक, ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था। कहाँ से आरंभ हुआ था ये आपको बताएंगे। तो कहाँ से हुआ था? आपके बेलग्रेड से। ठीक है, और ये 150 क्वेश्चन थे जिनका हमने अध्ययन किया है। हमने जो क्वेश्चंस बीच में छोड़े हैं उनके जवाब आपको देने हैं। 4-5 क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ रखे हैं, इनके जवाब आप दोगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की कक्षा के अंदर या नेक्स्ट पेपर के साथ में। तब तक आप सभी के लिए प्यार और बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद कि आप सभी इस बार सेकंड ग्रेड के शिक्षक बने और अपनी जो कामना है, अपनी जो इच्छाएं हैं, उन सभी को पूर्ण करें। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए।